हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर काल अर्थात पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसे हम कहते हैं 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व के बीच का काल। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। अर्थात मौर्य के मतलब अशोक मौर्य के बाद का काल और जो हमारा गुप्त काल है उसके बीच का काल को हम क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो मौर्य काल हमारे भारतीय इतिहास का वह संक्रमणकालीन दौर है, मतलब बदलाव का दौर है, जो हमारे मौर्य साम्राज्य के पतन हमारे 185 ईसा पूर्व से हो गया था। वहां से लेकर हमारे गुप्त साम्राज्य के उदय जो हमारे 319 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बीच का दौर है हमारा कौन सा, मौर्योत्तर काल। और इस अवधि में राजनीतिक विखंडन के बावजूद, इस अवधि में क्या बहुत सारा राजनीतिक विखंडन हुआ था, उसके बावजूद भारत में व्यापार, वाणिज्य और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। तो इस अवधि के दौरान जितने भी हमारे वंश आएंगे उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मौर्योत्तर काल के वंश की बात करें तो मौर्योत्तर काल में कई देशी और विदेशी शक्तियों का उदय हुआ था, जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों पे शासन किया था। आप इसे याद रखेंगे, देशी और विदेशी जितनी भी शक्तियां हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एक हमारे वंश था कौन सा, शुंग वंश। ये हमारे 185 से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। तो मौर्य के तुरंत बाद मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, शुंग वंश। फिर था हमारा कर्ण वंश, ये हमारे 75 से 30 ईसा पूर्व तक था। तो शुंगों के बाद मगध पर किसने शासन किया, संक्षिप्त शासन था हमारा किसका, कर्ण वंश का। थोड़े से समय ही शासन किया था। फिर आया था हमारे सातवाहन वंश। उनकी बात करें तो 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक हमारे सातवाहन वंश रहे थे। बात करें इनकी तो दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था, जिसने हमारी संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा दिया था। फिर आता हमारा कौन सा, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक की बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाले यूनानी शासक थे। क्या, पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाले यूनानी शासक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला था। जिन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला था। फिर आती हमारी कौन सी, शक वंश। शक वंश की बात करें तो पश्चिमोत्तर और पश्चिमी भारत में, या पश्चिमोत्तर पश्चिम भारत में शासन करने वाले मध्य एशियाई खानाबदोश थे कौन, हमारे शक वंश। अगली हमारी वंश था कौन सा, कुषाण वंश। उनकी बात करें तो इनका शासन था हमारे 30 से लेकर 375 तक। तो पश्चिमोत्तर उत्तरी भारत में, या पश्चिमोत्तर उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाले मध्य एशिया शासक थे कौन, कुषाण वंश, जिन्होंने कला और व्यापार को विशेष संरक्षण दिया था। तो हमारे कितने, 6 वंश जिनके बारे में हम इस दौरान पढ़ेंगे। एक एक करके इन वंशों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले वंश आएगा हमारा कौन सा, शुंग वंश, जो हमारा 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। तो शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इस वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। आप इसे याद रखेंगे, इस वंश की स्थापना हमारे पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब हम बात करेंगे शुंग वंश के कौन कौन से प्रमुख राजा थे उनकी बात करें तो इनके राजाओं की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, भागभद्र जिन्हें भगभद्री कहते हैं, और देवभूति। हमारे शुंग वंश के अंतर्गत हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन, पुष्यमित्र शुंग, भागभद्र और देवभूति। तो पहले राजा थे कौन, हमारे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग क्या थे, हमारे शुंग वंश के संस्थापक थे। वे अंतिम मौर्य जो शासक थे हमारे भद्ररथ मौर्य, उनके सेनापति हुआ करते थे। जो अंतिम मौर्य शासक थे भद्ररथ, उनके सेनापति थे कौन, हमारे पुष्यमित्र शुंग, जिनकी हत्या करके उन्होंने क्या, इस वंश की नींव रखी थी। हमारे शुंग वंश की नींव रखी थी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। फिर बात करें बौद्धों से संबंध की, तो बौद्ध धर्म से पुष्यमित्र शुंग का क्या संबंध था। तो बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी या हमारे नफरत करने वाला बताया। मतलब पुष्यमित्र शुंग क्या, हमारे बौद्ध साहित्य के अनुसार बौद्ध धर्म का दुश्मन था। ऐसी ऐसी मान्यता थी उस समय कि उन्होंने 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या, 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। और पाटलिपुत्र के कुट्टारा या कुट्टाराम विहार को तोड़ने का भी असफल प्रयास किया था। किसका, कुट्टारा या कुट्टाराम विहार को तोड़ने का असफल प्रयास किया था किसने, हमारे पुष्यमित्र शुंग ने। तो इससे हमें पता चलता पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का दुश्मन था। बात करें हमारे विजय या फिर संरक्षण की, उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की और किस किस को संरक्षण दिया। तो पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक जो यज्ञसेन है उसको पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या, विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित किया था। और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किसको, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और 2 अश्वमेध यज्ञों का भी आयोजन करवाया था। कितने, 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। और इन यज्ञों के पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। आप इसे याद रखेंगे, इन यज्ञों के पुरोहित कौन थे, हमारे पतंजलि थे। फिर अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसकी जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किसके, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो यवन आक्रमण की बात करें तो उनके शासनकाल में के दौरान इंडो ग्रीक मतलब जो यवन थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इंडो ग्रीक या फिर यवनों ने इन्हीं के टाइम पे भारत पर आक्रमण किया था।
और पुष्यमित्र शुंग के पोते कौन थे? हमारे अग्निमित्र शुंग के बेटे वसुमित्र ने। तो आप इसे याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र, और अग्निमित्र शुंग के बेटे थे हमारे कौन? वसुमित्र। तो वसुमित्र ने इन ग्रीक आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो वसुमित्र हमारे जिन्होंने क्या ग्रीक आक्रमणकारी थे, इनको हराने का काम किया था। जानकारी के स्रोत की बात करें तो वसुमित्र के द्वारा ग्रीक आक्रमणकारियों को पराजित करने की जानकारी, क्या वसुमित्र के द्वारा जो हमारे ग्रीक आक्रमणकारी थे इनको पराजित करने की जानकारी हमारे कालिदास के नाटक थे कौन कौन? मालविका अग्निमित्रम, पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता। तो तीन चीजें थी हमारे, कौन कौन से साहित्य थे? कालिदास की तो हमारी मालविका अग्निमित्रम, पतंजलि की महाभाष्य और गार्गी संहिता, इनसे मिलती है। बात करें गार्गी संहिता की तो ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है कौन सी? गार्गी संहिता। फिर बात करेंगे हम किसके? पतंजलि के बारे में। क्यों? क्योंकि पतंजलि इनके दरबारी थे। तो पतंजलि हमारे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए जो हमारे अश्वमेध यज्ञ था उसके पुरोहित थे। आप इसे याद रखेंगे। पतंजलि क्या थे? हमारे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए जो अश्वमेध यज्ञ था उसके पुरोहित थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? जैसे एक तो हमारी कौन सी योग सूत्र, और एक हमारी योग दर्शन, और एक महाभाष्य। तो तीन पुस्तकें थी कौन कौन सी? योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। महाभाष्य तो क्या थी? हमारे नोट्स थे, छोटे नोट्स जिन्हें टीका कहा जाता है। क्या टीका कहा जाता है? किसे? हमारे नोट्स को। तो महाभाष्य क्या थी? एक तरह का टीका या नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स। और ये किसके शॉर्ट नोट्स थे? ये हमारे पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पे पतंजलि के द्वारा लिखी गई टीका या फिर शॉर्ट नोट्स थे किसके? हमारे पतंजलि ने लिखे थे किसके? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। अब अगले अगले शासक आते हैं कौन? हमारे भागभद्र या भगभद्र, या भागभद्र या भगभद्र की बात करें तो भागभद्र क्या शुंग वंश के 9वें शासक थे। भागभद्र क्या थे? हमारे शुंग वंश के 9वें शासक थे। यूनानी दूत हेलियोडोरस की बात करें, किसकी? यूनानी दूत हेलियोडोरस की बात करें तो भागभद्र के दरबार में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था। आप इसे याद रखेंगे, भागभद्र के दरबार में कौन? यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था। और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। हेलियोडोरस ने क्या किया था? भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। और विदिशा के बेसनगर में, कहाँ पे? विदिशा के बेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। क्या? विदिशा के बेसनगर में किसको? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। बेसनगर वर्तमान में कहाँ? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। जहाँ पे क्या? बेसनगर कहाँ पे? हमारे विदिशा जिले में, जहाँ पे हमारे क्या गरुड़ स्तंभ लगवाया था किसने? यूनानी दूत हेलियोडोरस ने। बात करें अगले शासक की तो अगले शासक आते हैं कौन? हमारे देवभूति। तो देवभूति की बात करें तो देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। क्या देवभूति कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक। सत्य का अंत की बात करें तो वासुदेव कणु ने, किसने? वासुदेव कणु ने देवभूति की हत्या करके शुंग वंश का अंत कर दिया और कण्व वंश की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे शुंग वंश की विशेषताओं के बारे में, जो वंश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो सबसे पहले राजधानियों की बात करें तो शुंग वंश की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी क्या थी? विदिशा। आप इसे याद रखेंगे, पहली राजधानी तो हमारी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी क्या थी? हमारी विदिशा थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में। आप इसे याद रखेंगे। धार्मिक संरक्षण की बात करें तो शुंग वंश ने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया था। बौद्धों के विरोधी थे और ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया था। सांस्कृतिक विकास की बात करें तो शुंग वंश के शासनकाल में सांची स्तूप का विस्तार हुआ था। तो ये हमारे अतिशयोक्ति जैसी लगती है, विरोधाभासी बात लगती है कि उन्होंने क्या 84,000 जो स्तूप थे उनको तुड़वा दिया। लेकिन जो हमारा सांची का स्तूप है वो पहले केवल उसमें अंड हुआ करता था, लेकिन उसके बाहर की नक्काशी, तोरण, प्रदक्षिणा पथ, ये सब चीजें क्या हमारे शुंग वंश के काल में ही बने थे। तो ये हमारे अतिशयोक्ति या फिर विरोधाभासी बात लगती है कि 84,000 स्तूप भी तुड़वा दिए और सांची के स्तूप को भी हमारे उत्कृष्ट करवाया था। तो दोनों बातें अलग अलग लगती है लेकिन है। साहित्य के स्रोत की बात करें तो स्मृति साहित्य में मनुस्मृति और पुराणों में मत्स्य पुराण से, या स्मृति साहित्य में देखें तो मनुस्मृति से और पुराणों में मत्स्य पुराण से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अगले शासन आता है हमारा कौन सा? कण्व वंश। कण्व वंश की बात करें तो इनका शासन था हमारा 75 से 30 ईसा पूर्व तक। क्या? 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था हमारा क्या? कण्व वंश। तो कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक लगभग 45 वर्षों तक शासन किया था। कब तक? 45 वर्षों तक शासन किया था। और इस वंश के संस्थापक थे हमारे वासुदेव कण्व। कौन थे इसके संस्थापक? वासुदेव कण्व थे। कण्व वंश का साम्राज्य हमारे वर्तमान बिहार और उत्तरी पूर्वी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां तक फैला हुआ था। कण्व वंश का साम्राज्य क्या वर्तमान जो पूरा बिहार है और जो पूरी उत्तर प्रदेश है वहां तक फैला हुआ था। और इस वंश में कितने? कुल 4 शासक हुए थे। यह छोटा सा शासन काल था पूरा, लेकिन क्या इस वंश में क्या कुल 4 शासक हुए थे लगभग 45 साल तक जिन्होंने शासन किया था। कौन कौन से 4 शासक थे? वासुदेव कण्व, भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा कण्व, जिसे सुशर्मन कण्व भी कहते हैं। इन चारों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहले थे हमारे कौन? वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व कण्व वंश की स्थापना की थी।
तो वासुदेव कण्व ने क्या कण्व वंश की स्थापना की थी। सत्ता परिवर्तन की बात करें तो वासुदेव कण्व शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूति थे इनके अमात्य या फिर मंत्री थे। वासुदेव कण्व क्या थे, हमारे शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के अमात्य या फिर मंत्री थे और उन्होंने देवभूति की हत्या कर दी थी। किसकी? देवभूति की हत्या कर दी थी और हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी थी। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? भूमिमित्र कण्व। भूमिमित्र कण्व की बात करें तो वासुदेव कण्व के बाद भूमिमित्र कण्व कण्व वंश के अगले शासक बनते हैं। आप इसको सीरीज को याद रखेंगे। अगला शासक आता है कौन? हमारे नारायण कण्व की बात करें तो नारायण कण्व कण्व वंश के तीसरे शासक थे। क्या नारायण कण्व क्या थे? कण्व वंश के तीसरे शासक थे। अगले शासक आते हैं मेरे कौन? सुशर्मा कण्व या सुशर्मन कण्व भी कह सकते हैं। तो सुशर्मा कण्व कण्व वंश के चौथे और अंतिम शासक थे। अब वंश के अंत की बात करें, जब वंश अंत हो जाता है उसकी बात करें तो 30 ईसा पूर्व में आंध्र भृत्य वंश, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सातवाहन वंश भी कहते हैं। क्या हमारे आंध्र भृत्य वंश या सातवाहन वंश के संस्थापक थे हमारे कौन? सिमुक। उन्होंने क्या किया? सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी थी। किसकी? सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी थी, जिससे हमारे कण्व वंश का अंत हो जाता है। सिमुक की बात करें तो सिमुक ने इसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना की, जिसे पुराणों में क्या आंध्र भृत्य वंश भी कहते हैं। जिसे पुराणों में क्या कहते हैं? आंध्र भृत्य वंश भी कहते हैं। आंध्र भृत्य वंश या सातवाहन वंश के बारे में बातचीत करते हैं अगले वंश के रूप में। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे कौन? हमारे सिमुक। सिमुक के बाद देखेंगे हमारे सातवाहन वंश के कौन कौन से प्रतापी राजा थे, उनकी बात करें तो सिमुक, मालिया सातकर्णी, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो 6 राजा जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो काफी राजा थे लेकिन हम केवल 6 राजाओं के बारे में ही बातचीत करेंगे। पहले राजा है हमारे कौन? सिमुक। सिमुक की बात करते हैं, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। वंश की स्थापना की बात करें तो उन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासन जो हमारे सुशर्मा थे उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगले शासक कौन आते हैं? हमारे मालिया सातकर्णी। मालिया सातकर्णी की बात करें तो मालिया सातकर्णी हमारे सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक रहे थे। बात करें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो उनकी जानकारी रानी नागनिका, क्या उनकी जानकारी रानी नागनिका के नानाघाट जो अभिलेख है या नाणेघाट अभिलेख है वहां से मिलती है। किसके बारे में जानकारी? मालिया सातकर्णी जो हमारे महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। कौन? नानाघाट अभिलेख या नाणेघाट अभिलेख हमारे कहा महाराष्ट्र के पुणे जिले में। उनके इस अभिलेख से हमें मालिया सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें यज्ञ की तो मालिया सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। क्या जानकारी मिलती है हमारे? मालिया सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 क्या राजसूय यज्ञ करवाया था। विदेशी विवरण की बात करें तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक जो पुस्तक है उसे मालिया सातकर्णी को एल्डर सार्गोन नाम दिया गया है। इसमें पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक में हमारे मालिया सातकर्णी को क्या एल्डर सार्गोन नाम दिया गया है। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे हाल। शासक की बात करें तो शासक का नाम क्या? हाल। हाल की बात करें तो हाल सातवाहन वंश के 17वें शासक थे। क्या हाल क्या थे? हमारे सातवाहन वंश के 17वें शासक थे और वे क्या हमारे एक विद्वान शासक थे और महान कवि भी थे। विद्वान शासक तो थे ही थे, महान कवि भी थे। बात करें इनकी पुस्तक की हाल की तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी गाथा सप्तशती। सप्तशती मतलब 700, गाथा मतलब कहानी, 700 कहानियां। तो हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें 700 प्रेम कहानियों का संकलन किया गया, मतलब 700 प्रेम कहानियां इसमें लिखी गई है। और ये इस पुस्तक की भाषा क्या है? हमारी प्राकृत भाषा है, जिसे प्राकृत भाषा में गाहा सत्सई भी कहा जाता है। सैन्य अभियान और विवाह की बात करें तो हाल के सेनापति विजयालय ने क्या हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और हाल ने यह क्या है श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से शादी कर ली थी। तो यही होता था, पहले आक्रमण करते थे, लास्ट में उनकी राजकुमारी से शादी करके मामला सेटल कर दिया जाता था। तो हाल ने क्या किया? श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से शादी कर ली थी। इस तरह राजाओं की काफी सारी रानियां हो जाती थी। और ये कब हुआ? जब उनके जो सेनापति थे विजयालय उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। अब बात करेंगे साल के दरबारी विद्वानों के बारे में। एक दरबारी विद्वान थे हमारे गणाढ्य। गणाढ्य की बात करें तो गणाढ्य हाल के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने क्या व्रत कथा नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? व्रत कथा नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? गणाढ्य ने। और गणाढ्य की व्रत कथा पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। क्या गणाढ्य की जो व्रत कथा है उसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई उसके आधार पर, जिनमें 2 खास किताबें हैं। कौन कौन सी? एक तो व्रत कथा मंजरी है और एक कथा सरित सागर है। क्या? एक तो व्रत कथा मंजरी और एक कथा सरित सागर है। व्रत कथा मंजरी की बात करें तो इसके लेखक कौन थे? कश्मीर के क्षेमेंद्र। कश्मीर के क्षेमेंद्र थे जिसने लिखी थी हमारी व्रत कथा मंजरी। और कथा सरित सागर की बात करें तो इसके लेखक थे हमारे सोमदेव भट्ट, जो हमारे क्या थे? एक कश्मीरी पंडित थे। सोमदेव भट्ट क्या थे? हमारे कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने किसकी रचना की थी? कथा सरित सागर की। कथा सरित सागर को गणाढ्य की व्रत कथा भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें, गणाढ्य की जो व्रत कथा है उस पर आधारित 2 पुस्तकें, एक तो व्रत कथा मंजरी और एक कथा सरित सागर।
अगले हमारे दरबारी विद्वान थे सर्ववर्मन। सर्ववर्मन की बात करें तो सर्ववर्मन भी हाल के दरबारी विद्वान थे और उन्होंने कातंत्र व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी थी। क्या कातंत्र व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका विषय क्या था? संस्कृत व्याकरण। आप इसे याद रखेंगे, उन्होंने क्या कातंत्र व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका विषय क्या था? संस्कृत व्याकरण। अगले शासक आते हैं मेरे को गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगले शासक कौन आते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें और सबसे महान शासक थे। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये अपनी माता का नाम क्या? अपने नाम के माता का गोत्र अपने नाम के आगे लगाते थे, लेकिन ये इनका शासन पितृसत्तात्मक था। आप इसे याद रखेंगे। नाम जरूर लगाते थे, मातृ सत्तात्मकता को महत्व देते थे, लेकिन क्या हमारे राजवंश तो हमेशा पितृसत्तात्मक ही होता था। शक्ति की बात करें और उपाधियों की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता था कि उनके घोड़ों ने 3 समुद्र, कौन कौन से? बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इनका पानी पिया था। तो ऐसा माना जाता था कि उनके घोड़ों ने 3 समुद्रों, बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इनका पानी पिया था, जो उनकी विशाल विजयों का प्रतीक था कि उन्होंने कितनी विशाल विजय प्राप्त की थी। उन्होंने वैदिक मार्ग और वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। उन्होंने क्या किया? वैदिक मार्ग और हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, इसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब एक जाति का दूसरी जाति से विवाह नहीं होगा, तो जाति के अंदर ही विवाह होंगे। उन्होंने वेणकटक नामक एक शहर की भी स्थापना की थी। किसकी? वेणकटक नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। जानकारी के स्रोत की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी उनकी माता गौतमी बलश्री, ये जो उनकी माता थी गौतमी बलश्री, उनके नासिक प्रशस्ति से मिलती है। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारे उनकी माता गौतमी बलश्री का जो नासिक प्रशस्ति है, वहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे शक शासक नहपाण पे विजय की बात करें तो शक शासक थे हमारे कौन? नहपाण। उन पे विजय की बात करें तो उन्होंने शक शासक नहपाण को हराया था और उनके सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया था। जैसे उनके सिक्के मिले नहपाण के तो पता चला उनके सिक्कों पर हमारे गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम मिला हुआ है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि कभी न कभी हमारे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपाण को हराया था, तभी तो नाम लिखने दिया, नहीं तो ऐसे कौन लिखने देता है अपने सिक्कों पे दूसरे राजा का नाम। धार्मिक नीति की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। क्या? धर्मनिरपेक्ष शासक था, मतलब उनके शासन में और धर्मों का भी प्रचार प्रसार हुआ था। उन्होंने नासिक बौद्ध संघ को क्या? उन्होंने नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय गांव और कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव, जो दो गांव हमारे कौन कौन? हमारे नासिक बौद्ध संघ को तुम्हारे अजकालकीय गांव और कार्ले बौद्ध संघ को कजरक गांव, ये गांव भेंट में दिए थे। जो अजकालकी गांव है ये हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और करजक गांव क्या है? हमारे महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। तो ये हमारे बौद्धों को भी दान दिए थे गांव। अब गाँव दान देने का मतलब ये है उनसे जो राजस्व प्राप्त होगा वो राजा नहीं लेगा, बल्कि ये संघ लेंगे। जैसे नासिक बौद्ध संघ तो हमारे आजकल के गाँव का राजस्व लेंगे और जो हमारे कार्ले बौद्ध संघ है ये करजक गाँव का राजस्व लेंगे और इस राजस्व का उपयोग अपने खाने-पीने या फिर जो व्यवस्था करने के लिए करेंगे। अब बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियाँ, उनको कौन-कौन सी उपाधियाँ मिली हुई थी? एक उपाधि थी आगमन निलय, दूसरी उपाधि थी वेंकटक स्वामी। आप इसे याद रखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियों की। एक तुम्हारी आगमन निलय थी, दूसरी वेंकटक स्वामी, तीसरी त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन। क्या? त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, मतलब उनके जो घोड़े थे 3 समुद्रों का पानी पीते थे। उनका वाहन था घोड़े जो 3 समुद्रों का पानी पीते थे, इसे कहते हैं त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन। और ये उपाधि दिखाती है कि उनके वाहन या घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ये हमने देखा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब बात करेंगे वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के बारे में। किसके बारे में? वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के बारे में बात करें तो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी सातवाहन वंश के 24वें शासक थे और पुराणों में उन्हें पुलोमा कहा गया है। पुराणों में उन्हें क्या कहा गया? पुलोमा कहा गया है। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो पहले सातवाहन शासक थे जिनके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिले हैं। तो पहले सातवाहन शासक थे जिनके अभिलेख क्या? आंध्र प्रदेश से मिलते हैं और उनके अभिलेखों में उन्हें दक्षिण पतेश्वर कहा गया है। क्या? दक्षिणा पतेश्वर कहा गया किनको? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। शक संबंध की बात करें तो शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था। कितनी बार? 2 बार पराजित किया था और बाद में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन की जो बेटी थी, पुत्री थी, उनसे शासक को विवाह कर लिया था। तो हमारे शक शासक रुद्रदामन ने क्या है? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को 2 बार हराया। हराने के बाद जो पुलमावी थे, तो पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन की बेटी जो थी उससे शादी कर ली थी। आप इसे याद रखेंगे। तो हारने के बाद जो हारने वाला था उसको जमाई बना लिया। नगर स्थापना की बात करें तो उन्होंने दक्षिण भारत में नवनगर नामक एक शहर की स्थापना की थी। किसकी? नवनगर नामक एक शहर की स्थापना की थी। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की बात करें तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के 27वें शासक और अंतिम प्रसिद्ध शासक थे। 27वें और अंतिम प्रसिद्ध शासक थे कौन? यज्ञश्री सातकर्णी।
समुद्री व्यापार की बात करें तो उनके सिक्कों पर जहाज, नाव, मछली और सीप इन तरह के चित्र मिलते थे। उनके सिक्कों पर क्या जहाज, नाव, मछली और सीप इस प्रकार के चित्र मिलते थे, जो हमारे सातवाहन वंश के समय समुद्री व्यापार के महत्व को दिखाता है कि उन्होंने कितना समुद्री व्यापार किया होगा। तभी तो उनके सिक्कों पर क्या ऐसे चित्र मिलते हैं जो हमारे समुद्र से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे जहाज, नाव, मछली, सीप इस तरह के। समुद्री व्यापार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। अब हम देखेंगे सातवाहन वंश की विशेषताओं के बारे में। सातवाहन वंश की कौन-कौन सी विशेषताएँ? सबसे पहले राजधानी की बात करें तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी, जो वर्तमान में हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में क्या पैठण है। साम्राज्य की बात करें तो उनका साम्राज्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैला हुआ था। कहाँ का? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैला हुआ था। नामकरण की बात करें तो पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य वंश या आंध्र वंश कहा गया है। पुराणों में क्या सातवाहन वंश को क्या कहा गया? आंध्रभृत्य वंश या आंध्र वंश कहा गया है। समाज की बात करें तो सातवाहन वंश के समय समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज तो हमारे मातृसत्तात्मक था, लेकिन शासक अपने नाम के आगे माता के गोत्र का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारे शासक क्या अपने नाम के आगे माता के गोत्र का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। हालांकि जो राजकुल था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि राजा क्या वंशानुगत ही चल रहे थे। सिक्कों की बात करें उसके समय के तो सातवां सातवां शासकों ने सीसे या प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। आप इसे याद रखेंगे, सातवां शासकों ने क्या सीसे या फिर प्रोटीन के सिक्के चलाए थे, और वे क्या भारत में सीसे के सिक्के चलाने वाले एकमात्र राजवंश थे। व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग भी होना शुरू हो गया था, जिन्हें काशार्पण कहते थे। आप इसे याद रखेंगे, व्यापार में क्या चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, जिन्हें काशार्पण कहा जाता था। भाषा और लिपि की बात करें तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। लिपि तो हमारी ब्राह्मी थी और भाषा क्या थी? प्राकृत। आप इसे याद रखेंगे। भूमि अनुदान की बात करें तो सातवाहन वंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान देना शुरू किया था। किसको? ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान देना शुरू किया था। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले इन्हीं शासकों ने की थी। और इसका उल्लेख हमारे नाणेघाट या नाणाघाट अभिलेख है, इससे मिलती है। इसकी जो हमारी भूमि दान करने की प्रथा है, इसकी जानकारी बात करें। इस प्रथा की वजह से कालांतर में सामंती प्रथा की शुरुआत हुई थी। बाद में क्या सामंती प्रथा इसी वजह से शुरू हुई मानी जाती है, भूमि दान की वजह से। व्यापारिक केंद्र की बात करें तो सातवाहन वंश का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र क्या था? भड़ौच। क्या भड़ौच क्या था? हमारे व्यापारिक केंद्र था। आप इसे याद रखेंगे, इसका सातवाहन वंश का। अब बात करें कला और वास्तुकला की तो सातवाहन वंश के समय अमरावती कला का विकास हुआ था। किसके? अमरावती कला का विकास हुआ था सातवाहन वंश के समय। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही कराया गया था। अब बात करें अगले वंश के बारे में। अगला वंश आता है हमारा कौन सा? इंडो ग्रीक वंश। इंडो ग्रीक वंश की बात करें तो हिंद यूनानी लोगों को ही हम इंडो ग्रीक या हिंद यवन के नाम से जानते हैं। जिसको हिंद यूनानी लोगों को ही इंडो ग्रीक या फिर हिंद यवन के नाम से जाना जाता है। और इंडो ग्रीक वंश के दो प्रमुख शाखाएं थी। कितनी? इंडो ग्रीक वंश में कितनी? दो प्रमुख शाखाएं हुआ करती थी। पहली शाखा की बात करें, जिसे पहली शाखा कहते हैं, बात करें पहला भाग या पहली शाखा, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हमारे कौन? इंडो ग्रीक शाखा की, इंडो ग्रीक वंश की पहली शाखा का संस्थापक था कौन? हमारे डिमेट्रियस। डिमेट्रियस जिसे दमित्री भी कहते हैं। राजधानी की बात करें तो इस शाखा की राजधानी हमारे साकल, जिसे सियालकोट या शालकोट कहते हैं, वो हुआ करती थी, जो वर्तमान में कहा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्या हमारे? सियालकोट या शालकोट, जिसकी स्थापना किसने की थी? डिमेट्रियस ने। बात करें इंडो ग्रीक की वंश की जो पहली शाखा थी, इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनकी बात करें तो पहले शासक थे हमारे कौन? डिमेट्रियस, जिसने इसकी स्थापना की थी। तो डिमेट्रियस ने इंडो ग्रीक वंश की पहली शाखा की स्थापना की थी और अपनी राजधानी किसे? साकल को बनाया था। किसको? अपनी राजधानी साकल को बनाया था। मेनांडर की बात करें तो इंडो ग्रीक शासक मेनांडर ने, क्या इंडो ग्रीक शासक मेनांडर ने बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। आप इसे याद रखेंगे, जो हमारे इंडो ग्रीक शासक मेनांडर है, तो मेनांडर को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। और वो हमारे इस शाखा का प्रसिद्ध शासक हुआ था। बात करें हमारे मिलिंद या मेनांडर की तो इनका बौद्ध धर्म से क्या संबंध है उनकी बात करें, बौद्ध धर्म से संबंध की बात करें तो मेनांडर या फिर मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप किया था, बातचीत की थी। कि हमारे बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप किया था, जिसमें मिलिंद ने या मेनांडर ने सवाल पूछे थे, जिनके जवाब हमारे नागसेन ने दिए थे। तो मेनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर, उन पे आधारित एक किताब है। किताब का नाम है मिलिंद पन्हो, जो हमारी पाली भाषा में लिखी गई किताब है। किताब का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो, जिसमें हमारे मिनांडर या मिलिंद ने सवाल पूछे हैं और नागसेन ने जवाब दिया है। सिक्कों की बात करें तो मिलान मेनांडर या मिलिंद ने सबसे पहले सोने के सिक्कों का अंकन शुरू किया था। किसका? सबसे पहले सोने के सिक्कों का अंकन शुरू किया था। उनके सिक्के मथुरा से प्राप्त होते हैं। उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हैं? मथुरा से प्राप्त हैं।
अन्य नामों की बात करें तो मेनांडर को एशिया का संरक्षक भी कहा जाता है। मेनांडर को क्या एशिया का संरक्षक भी कहा जाता है। अब ये तो हमने पहली शाखा देखी, अब देखेंगे दूसरी शाखा। दूसरी शाखा की बात करें, हमारा दूसरा भाग, इसकी स्थापना की बात करें तो इंडो ग्रीक वंश की दूसरी शाखा का संस्थापक था कौन? यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस था। इसकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तक्षशिला को। अब हम बात करें इंडो ग्रीक वंश की दूसरी शाखा के कौन कौन से शासक थे, तो इसमें सबसे पहले यूक्रेटाइडस आता है और फिर कौन आएगा हमारा? एंटियालकिड्स या एंटियालकिड्स। तो दो शासक है। पहले यूक्रेटाइडस की बात करें तो यूक्रेटाइडस ने इंडो ग्रीक वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी और अपनी राजधानी किसे बनाया? तक्षशिला को बनाया था। वो हमारे डिमेट्रियस का ही समकालीन था। जब डिमेट्रियस था पहली शाखा में, तब हमारे क्या यूक्रेटाइडस दूसरी शाखा की स्थापना कर रहा था और उसने डिमेट्रियस के बैक्ट्रियाई क्षेत्र को जीत लिया था। डिमेट्रियस का जो बैक्ट्रियाई क्षेत्र था उसको अपने क्षेत्र के अंदर मिला लिया था। अगले शासक आते कौन? हमारे एंटियल किड्स या एंटियोल किड्स या एंटियोल किडास। तो एंटियोल किड्स इंडो ग्रीक वंश की दूसरी शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने क्या है अपने दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था। उनके लिए खास बात थी क्या? उन्होंने अपने दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था और इसका उल्लेख हमारे शुंग वंश के तहत किया गया है। शुंग वंश में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करें हर्मियस की बात करें तो मैं हर्मियस क्या इंडो ग्रीक वंश का आखिरी शासक था। हर्मियस कौन था? हमारे इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक था जिसे हमारे किसने? शको ने पराजित किया था। अगले शासक आते हैं हमारे शक वंश। तो शक डायनेस्टी या शक वंश के बारे में बातचीत करें तो शक क्या मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। मतलब एक पुरानी बर्बर जाति हुआ करती थी। कौन? शक। मध्य एशिया की। भारत में आगमन की बात करें, पहले ये क्या चीन जाना चाहते थे। शक क्या चीन जाना चाहते थे भारत की बजाय, लेकिन चीन के एक क्या है चीन का एक कबीला था कौन? यूची कबीला। चीन का क्या था? एक यूची कबीला था। उनसे लड़ाई होती है और यूची कबीला से हमारे शक हार जाते हैं। तो यूची कबीले द्वारा पराजित होने के बाद शक क्या चीन की तरफ नहीं बढ़ते हैं और कहा हमारे भारत की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे यूची कबीले से हारने के बाद क्या शक कहाँ आ जाते हैं? भारत की तरफ आ जाते हैं और शक को ढूंढते ढूंढते फिर हमारे कुषाण आएंगे, वो हमारे चीन की तरफ से आएंगे कि हमारे शक कहाँ गए? भारत गए, तो हम भी भारत जाएंगे। साहित्यिक उल्लेख की बात करें तो चीनी साहित्य में शकों की सई या फिर संगवाई सईवांग कहा गया है। तो चीनी साहित्य में शकों को क्या सई या फिर सईवांग कहा गया है, जबकि भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया है। शकों को क्या कहते हैं? सीथियन कहा गया है। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में क्या डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में भी शकों का उल्लेख किया गया है। शाखाओं की बात करें तो शकों ने भारत में 4 प्रमुख शाखाएं स्थापित की थी और वो कौन कौन सी थी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। 4 शाखाएं थी कौन कौन सी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक हमारी इसकी 4 प्रमुख शाखाएं थी। विभाजन की बात करें तो भारत में शक वंश के 2 भागों में बांटा गया है। क्या? शक वंश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। बात करें कौन कौन से भाग थे? एक तुम्हारे उत्तरी शक थे, एक तुम्हारे पश्चिमी शक। कौन कौन से? उत्तरी शक और पश्चिमी शक। बात करें उत्तरी शक की तो यह शाखा बाद में हमारे तक्षशिला और मथुरा में बट गई थी। जो उत्तरी शक वाली शाखा थी ये बाद में क्या 2 भागों में बट गई थी। कौन कौन? तक्षशिला और मथुरा। पश्चिमी शक की बात करें तो यह शाखा बाद में उज्जैन और नासिक में बट गई थी। किसमें? उज्जैन और नासिक में बट जाती है। बाद में शक वंश के प्रमुख शासकों की बात करें कौन कौन से थे? एक तो तुम्हारे रुद्रदामन और एक तुम्हारे रुद्र सिंह तृतीय। दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे ज्यादा खास हमारे रुद्रदामन। रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन भारत में शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन की विजय की बात करें तो उसने क्या किया? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया था, ये हमने देख लिया था। और उनकी जो बेटी थी रुद्रदामन की बेटी, इसकी शादी पुलमावी से कर दी थी, जिसे पुलोमावी कहते हैं। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की बात करें तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब पुनर्निर्माण करवाया था और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। संस्कृत का संरक्षण की बात करें तो शक खासकर देखे रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। तो अब हम क्या है हम सुदर्शन झील के बारे में बातचीत करते हैं, जो हमारे क्या उस समय बनी थी, मौर्य काल में बनी थी, लेकिन रुद्रदामन ने इसमें परिवर्तन कराया था। तो अब हम क्या सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निर्माण की बात करें सुदर्शन झील के, तो निर्माण की बात करें तो सुदर्शन झील का निर्माण हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे उनके जो राज्यपाल थे पुष्यमित्र वैश्य उसने करवाया था। आप इसे याद रखेंगे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे उनके जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य उन्होंने करवाया था। फिर इनका एक बार निर्माण हो गया तो फिर बाद में अलग अलग शासकों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो मौर्य शासक अशोक के आदेश पे क्या मौर्य शासक अशोक के आदेश पे उनके महामात्य तुषास्प ने किसने उनके महामात्य थे तुषास्प, उन्होंने क्या इसका पुनर्निर्माण करवाया।
मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद में शक शासक रुद्रदामन के आदेश पे, इसके रुद्रदामन के आदेश पे सौराष्ट्र के गवर्नर थे सुविशाख, उन्होंने क्या इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर हमारे गुप्त शासक स्कंदगुप्त के आदेश पे, किसने? गुप्त शासक स्कंदगुप्त के आदेश पे चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और स्कंदगुप्त ने इस झील पर बांध का निर्माण भी करवाया था। क्या? स्कंदगुप्त ने इस झील पर बांध का निर्माण भी करवाया था। स्थान की बात करें तो हमारे सुदर्शन झील है कहाँ पे? तो सुदर्शन झील भारत के गुजरात राज्य के, कहाँ? भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के गिरनार पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? गिरनार पहाड़ी पे स्थित हमारी सुदर्शन झील। अब हम देखेंगे इस पे के पास ही हमारे क्या जूनागढ़ अभिलेख लगा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या पता चलता है? तो शासक और स्थान की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख शक वंश के शासक रुद्रदामन का है। किसका? शक वंश के शासक रुद्रदामन का है और ये गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। तिथि और भाषा की बात करें तो शक संवत मतलब 72 अर्थात 150 का अभिलेख है। कौन सा? हमारे जूनागढ़ अभिलेख किसका? शक संवत 72 का लिखा हुआ है और ये हमारे शुद्ध संस्कृत भाषा का बड़ा अभिलेख है। पहला बड़ा अभिलेख हमारे कौन सा? हमारे जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। जानकारी की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी? सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसमें हमारे शक वंश के शासक रुद्रदामन को क्या बताया गया है? संगीतज्ञ बताया गया है। शक वंश के शासक रुद्रदामन को क्या बताया? संगीतज्ञ बताया है। अब हम देखेंगे अगले शासक रुद्र सिंह तृतीय की। रुद्र सिंह तृतीय की बात करें तो रुद्र सिंह तृतीय शक वंश का अंतिम शासक था। इसलिए क्या रुद्र सिंह तृतीय की हत्या हमारे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त ने कर दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करने के बाद शकारी की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब रुद्र सिंह की हत्या कर दी थी, तृतीय की हत्या कर दी थी, तब ये उनको क्या शकारी की उपाधि मिली थी। शकारी मतलब शकों का विनाश करने वाले। अगला हमारा वंश आता कौन? कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें जिनका शासन था 30 से लेकर 375 तक। तो भारत में कुषाण वंश का शासक 30 से लेकर 375 वंश साल तक रहा था। उत्पत्ति और हमारी संस्थापक की बात करें तो कुषाण मध्य एशिया की यूची कबीले की कोई शुआंग शाखा से संबंधित थे। ये हमारे क्या जो यूची कबीला जिन्होंने शकों को हराया था, तो बात करें उन्हीं की, जो हमारे कोई शुआंग शाखा थी उनसे संबंधित थे। अब शक हमारे भाग के भारत आ गए थे, तो शकों के पीछे भागते भागते ये भी भारत आ गए थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। आप इसे याद रखेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। अब हम देखेंगे कुषाण वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उनकी बात करें। एक तो हमारा कौन था? कुजुल कडफिसेस, जिसे कुजुल कडफिसेस भी कहते थे। दूसरा विम कडफिसेस या कम विम कडफिसस। कनिष्क, विष्क, हमारे ये शासक थे जिनके माध्यम से हम कुषाणों के बारे में जानेंगे। पहला था हमारा कौन का? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस की बात करें तो कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और उन्हें पहला कडफिसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला कडफिसेस भी कहते हैं। दूसरा था हमारा विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हमारे विम कडफिसेस को, जिन्हें हमारे द्वितीय कडफिसेस भी कहा जाता है, दूसरा कडफिसेस भी कहते हैं। उपाधि और विश्वास की बात करें, क्या उपाधि और धार्मिक विश्वास की बात करें तो विम कडफिसेस ने महेश्वर की धारणी उपाधि की थी। क्या विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? क्यों? क्योंकि वे भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। क्या भगवान शिव के भक्त थे कौन? हमारे विम कडफिसेस। उनके सिक्कों पर नंदी, शिव, त्रिशूल, डंबू इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। कि हमारे विम कडफिसेस के जो सिक्के थे तो सिक्कों पर हमारे शिव, नंदी, त्रिशूल, डमरू इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। सोने के सिक्कों की बात करें तो विम कडफिसेस पहले कुषाण शासक थे जिन्होंने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। किसने? विम कडफिसेस ने। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे कनिष्क। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क क्या था? हमारे कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। राज्याभिषेक और शक संवत की बात करें तो कनिष्क का राज्याभिषेक हमारे 78 में हुआ था। 78 ईस्वी में हमारे कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और इस वर्ष के भारत में शक संवत शुरू हुआ था। क्या? इसी समय हमारे के भारत में शक संवत आरंभ हुआ था, जो वर्तमान के भारत का राजकीय संवत है। वर्तमान में भारत का राजकीय संवत कौन है? शक संवत। राजधानी की बात करें तो कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर, जो वर्तमान पेशावर पाकिस्तान है, और दूसरी राजधानी हमारी मथुरा, जो उत्तर प्रदेश भारत में है। तो दो राजधानी थी कौन कौन? पुरुषपुर और हमारी दूसरी मथुरा। बात करें हमारे कनिष्क की विजयों की बात करें तो उन्होंने कौन कौन से एरिया को जीता था, उनकी बात करें तो कनिष्क ने संपूर्ण उत्तरी भारत को जीत लिया था। पूरे के पूरे उत्तरी भारत को जीत लिया था और उन्होंने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना बिहार है, उस पर आक्रमण करके उससे भी जीत लिया था। तो उन्होंने पाटलिपुत्र, जो पटना बिहार है, उस पर भी आक्रमण करके उससे जीत लिया था और वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष और एक अनोखा मुर्गा प्राप्त किया। तो तीन चीजें कौन कौन? एक तुम्हारे क्या हमारे बुद्ध थे, तो बुद्ध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष और एक अनोखा मुर्गा प्राप्त किया था वहां से। जो हमारे कल्याण की राजतरंगिणी है, पुस्तक है कल्याण की राजतरंगिणी, उसके अनुसार देखें तो कनिष्क ने कश्मीर को भी जीता था और वहां कनिष्कपुर नामक एक शहर बसाया था। क्या?
कनिष्कपुर नामक एक शहर भी बसाया था। व्यापारिक नियंत्रण की बात करें तो कनिष्क ने मध्य एशिया और रशिया मार्ग पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क ने क्या किया था, मध्य एशिया और रशिया मार्ग पर अधिकार कर लिया था, जिससे क्या व्यापारिक समृद्धि आई थी। बात करें हमारी कौन सी, चीनी सेना पर विजय की। चीनी सेना पर विजय की बात करें तो उन्होंने बानचाओ, जिन्हें पांचाओ भी कहते हैं, उनके नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था, क्योंकि एक बार कुषाण भारत आ गए तो भारतीय बन गए। तो चीनी सेना ने जब आक्रमण किया भारत पर तो कुषाणों ने भारत की तरफ से लड़ा, और चीनी सेना के सेनापति थे कौन, पांचाओ या बानचाओ। तो उस सेना को, चीनी सेना को पराजित किया। और इस विजय की जानकारी में राबाटक अभिलेख है, उससे मिलती है। किससे, राबाटक शिलालेख या राबाटिक अभिलेख से मिलती है, जो हमारे अफगानिस्तान के राबाटक से मिला है। बान चाओ चीनी सेना का एक महान सेनापति था, उसको भी हमने हरा दिया था। किसने, हमारे कनिष्क ने। धार्मिक झुकाव की बात करें तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क क्या था, हमारे बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। मृत्यु की बात करें तो कनिष्क के सैनिकों ने कनिष्क की हत्या कर दी थी। कनिष्क के सैनिकों ने कनिष्क की हत्या कर दी थी। बात करें कनिष्क के दरबारी विद्वानों की, तो कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, जैसे वसुमित्र। वसुमित्र कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने विभाषा शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसकी, विभाषा शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। और वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे कौन, वसुमित्र। अगले थे हमारे नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने क्या, माध्यमिक व कारिका या माध्यमिक कारिका या कारिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने, हमारे नागार्जुन ने, माध्यमिक कारिका। बात करें अगले जो दरबारी विद्वान थे, ये थे हमारे कौन, अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। अश्वघोष क्या थे, हमारे कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने क्या, बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तक थी, एक तो हमारी सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र। कौन कौन सी, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र की बात करें तो अश्वघोष की ये पुस्तक है बुद्ध चरित्र, ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया मानी जाती है। मतलब कोई भी कहीं भी अटकता है तो उसके समाधान के लिए हमारे जो बुद्ध चरित्र है उसी को ही एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे माना जाता है, बुद्ध चरित्र को। अगले हमारे विद्वान आते चरक। चरक की बात करें, चरक हमारे कनिष्क के दरबारी विद्वान थे और एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। उन्होंने क्या, चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और क्या, हमारे संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी, चरक संहिता। अगले हमारे विद्वान आते कौन, सुश्रुत। सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। तो सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे, मतलब एक सर्जन थे, वर्तमान के सर्जन, उस समय के कौन, शल्य चिकित्सक। उन्होंने क्या, सुश्रुत संहिता नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें हमारा आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और ये ग्रंथ भी हमारे किसमें, संस्कृत में लिखा हुआ है। अगले शासक आते कौन, हमारे हुविष्क। कनिष्क के बाद आते कौन, हुविष्क। हुविष्क की बात करें तो हुविष्क हमारे कुषाण वंश का शासक था। धार्मिक विश्वास की बात करें तो हुविष्क भगवान विष्णु का अनुयायी था और भागवत धर्म में विश्वास रखता था। उनके सिक्कों पर क्या, चतुर्भुज विष्णु के चित्र मिलते हैं। उनके सिक्कों पर किसके चित्र मिलते हैं, चतुर्भुज विष्णु के। अब हम देखें कुषाण वंश की विशेषताओं के बारे में। स्वर्ण सिक्के थे सबसे बड़ी विशेषता। तो भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए थे। विशेष रूप से कुषाण वंश के विम कडफिसस ने ये सिक्के चलाए थे। किसने, विम कडफिसस ने। उपाधियों की बात करें तो कुषाण शासकों ने देवपुत्र या देवप्रिय की उपाधि धारण की थी। किसकी, देवपुत्र या देवप्रिय की उपाधि धारण की थी। मूर्ति पूजा की बात करें तो कुषाण वंश के शासक मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित कराते थे, मतलब मंदिर बनवाते थे, फिर उसमें खुद की मूर्ति लगवा देते थे। जीवन शैली में परिवर्तन की बात करें तो कुषाण वंश ने, या कुषाण वंश में भारत में चमड़े के जूतों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, और सिले हुए कपड़ों का प्रचलन भी कुषाण वंश की वजह से शुरू हुआ था। घोड़े पर काठी लगाना भी इसी समय शुरू हुआ था। इससे पहले घोड़ों पर सीधा ही बैठते थे, लेकिन काठी लगाने की बात हमारे क्या, कुषाणों ने शुरू की थी। तो ये हमने छह के छह जो राजवंश थे उनके बारे में बातचीत कर ली। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में। तो मौर्योत्तर काल को भारत में व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल माना जाता था। इसके कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, इनकी बात करें तो हमारे रेशम या सिल्क मार्ग पर भारत का अधिकार हो गया था। इस अवधि में भारत का जो रेशम मार्ग है उस पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जिससे हमारे भारत में एक मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, भारत ने। चीन से यूरोप तक होने वाला व्यापार भारत से होकर गुजरता था, जिससे हमारे भारतीय व्यापारियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि जो रेशम मार्ग था ये भारत ही कंट्रोल करता था। रोमन साम्राज्य से व्यापार की बात करें तो मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य अपने चरम पे था। क्या, रोमन साम्राज्य उस समय चरम पे था, और भारत क्या, रोमन साम्राज्य के साथ गहन व्यापार करता था। भारतीय मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, मोती, कीमती पत्थर रोमन बाजारों में अत्यधिक मांग में थे, मतलब बहुत ज्यादा मांगे जाते थे रोमन के बाजारों में। विकसित मुद्रा प्रणाली की बात करें तो इस काल में भारत में मुद्रा प्रणाली अत्यधिक विकसित हो गई थी, जिससे हमारे व्यापारिक लेन देन की सुविधा हुई। जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के धातु के सिक्के थे, जैसे हमारे सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार के धातु के सिक्के होने शुरू हो गए थे।
बात करें नगरों के विकास की, तो मौर्योत्तर काल में भारत में कई नए नगर जो और व्यापारिक केंद्र विकसित हुए थे, जो हमारे आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देते थे। दक्षिणी भारत में संगम काल की बात करें, तो इस अवधि में दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था, जो हमारे व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी भारत और रोमन के संबंध की बात करें, तो दक्षिणी भारत में संगम शासकों के जो रोमन साम्राज्य के साथ मजबूत संबंध स्थापित हो गए थे। दक्षिणी भारत में हमारे संगम शासकों के रोमन साम्राज्य के साथ मजबूत संबंध स्थापित हो गए थे, व्यापारिक संबंध जो भी। फिर रोमन सिक्कों की प्राप्ति की बात करें, जो हमारा अरिकामेडु है, जो हमारे कहाँ पे पुडुचेरी या पांडिचेरी में है, जैसे स्थानों से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो हमारे भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो सक्रिय व्यापारिक संबंध है, उसके ठोस प्रमाण है। व्यापारिक पवनों की बात करें तो 46 ईस्वी में यूनानी नाविक जो हमारे हिप्पालस है, उन्होंने व्यापारिक पवने जो मानसून पवने हैं उनकी खोज कर ली थी, जिससे हमारे भारत और पश्चिमी के बीच समुद्री यात्राएं तेज और ज्यादा कुशल हो गई थी। क्या हमारे जो हमारे हिप्पालस है यूनानी नाविक थे, उन्होंने व्यापारिक पवनों या फिर मानसून हवाओं की खोज कर ली थी, जिससे कि हमारे भारत और पश्चिम के बीच जो समुद्री यात्राएं थी बहुत ज्यादा तेज भी हो गई थी, कुशल भी हो गई थी, जिससे व्यापार में भारी वृद्धि हुई थी। तो बंदरगाहों के विकास की बात करें, तो मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में बहुत सारे बंदरगाह थे, जिन्होंने क्या किया, समुद्री व्यापार के लिए जो हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ये हमारे बंदरगाह। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर कालीन जो मूर्ति कला है उसके बारे में, काफी ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला केवल राज दरबारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हमारे जनजीवन और धर्म का हिस्सा भी बन गई थी। कौन? मूर्ति कला। स्वर्ण काल का आधार की बात करें, तो इसे स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल को मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय कला ने अपनी मौलिकता और तकनीकी पूर्णता को प्राप्त कर लिया था, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई थी, लेकिन इस समय तक आते आते जो हमारी भारतीय कला थी, इसने अपनी मौलिकता और तकनीकी पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। सिंधु घाटी की मूर्तियां कैसी थी? प्रतीकात्मक थी। सिंधु घाटी की मूर्तियां कैसी थी? प्रतीकात्मक थी। जबकि मौर्योत्तर काल में हमारी मूर्तियों में सजीवता, भावनाओं का प्रदर्शन और शारीरिक अंगों का सूक्ष्म चित्रण शुरू हो गया था। क्या? शारीरिक अंगों का सूक्ष्म चित्रण शुरू हो गया था। आप विशेषताएं देखेंगे, इस काल में मूर्तियों में सजीवता थी, भावनाओं का प्रदर्शन था, शारीरिक अंगों का सूक्ष्म चित्रण था। बात करें प्रभाव की, तो ये काल हमारे क्या, वैश्वीकरण का युग था। कैसा था? वैश्वीकरण का युग था। रेशम मार्ग के माध्यम से हमारे यूनानी या फिर ग्रीक, रोमन और मध्य एशियाई प्रभाव भारत आए, मतलब इनके साथ ये लोग तो आए हैं, इनका प्रभाव भी भारत आया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक मिश्रित कला शैली का विकास हुआ। संरक्षण की बात करें तो कुषाण जो उत्तर भारत में और सातवाहन दक्षिण भारत में शासक थे ना, जो इन्होंने कला के महान संरक्षक थे। कुषाण तो उत्तर भारत में और सातवाहन क्या, दक्षिण भारत के अंदर जो क्या है, कला के महान संरक्षक थे। कुषाणों ने गांधार और मथुरा को बढ़ावा दिया, जबकि सातवाहनों ने अमरावती शैली को विकसित किया था। अब मौर्योत्तर काल में भारत में जो भारतीय मूर्ति कला शैली है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारी गांधार मूर्ति कला शैली, दूसरी मथुरा और तीसरी अमरावती मूर्ति कला शैली। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता हमारा कौन सी? गांधार मूर्ति कला शैली। तो इसे हमारे क्या, ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेको बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषय वस्तु है बुद्ध और यूनानी तकनीक है, दोनों का मिलन हुआ है इसमें। बात करें इस शैली की विशेषताओं की, पहली बात तो रियलिज्म मतलब यथार्थवाद है। यूनानी प्रभाव होने के कारण इसमें मांसपेशियों, बालों और वस्त्रों के सिलवटें, इन सबको बारीकी और यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया है। तो यूनानी प्रभाव होने के कारण इसमें क्या, मांसपेशियों, बालों और वस्त्रों की सिलवटों को बहुत ही बारीकी और यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया है। अपोलो प्रभाव की बात करें तो बुद्ध को एक देवता के रूप में दिखाया गया है। क्या इसमें? बुद्ध को एक देवता के रूप में दिखाया गया है, जिनके चेहरे पे जिनके चेहरे पर यूनानी देवता अपोलो जैसी शांति और सौष्ठव है। तो ये हमारा अपोलो प्रभाव दिखाता है। फिर भौतिकतावादी दृष्टिकोण की बात करें तो बुद्ध का शरीर क्या, बलिष्ठ दिखाया गया है, मतलब बलिष्ठ है कौन? बुद्ध इस शैली में, जो हमारे एक राजकुमार या फिर योद्धा की छवि को प्रस्तुत करता है, न कि एक सन्यासी की। और बुद्ध की बात करें तो इस शैली में बुद्ध को केवल ध्यान की मुद्रा में ही नहीं, बल्कि उपदेश देते हुए और विभिन्न मुद्राओं जैसे हमारे अभय मुद्रा में भी दिखाया गया है। निलंबन की बात करें तो इस शैली की जो मूर्तियां थी, उनमें शरीरों के अंगों का स्पष्ट अनुपात होता था, मतलब हाथ इतने होने चाहिए, पैर इतने होने चाहिए, तो इनका क्या, अंगों का स्पष्ट अनुपात था। चित्र में भी आप ये गांधार शैली की जो मूर्तियां देख सकते हैं। और इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला पाकिस्तान, बामियान अफगानिस्तान, भीमरान अफगानिस्तान और हद अफगानिस्तान। तो इसमें हमारी गांधार शैली है। इसमें सौष्ठव बताया है, कपड़े पूरे हैं, खड़ी आकृति है, घुंघराले बाल है और हमारे बलिष्ठ शरीर है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं गांधार शैली की। दूसरी आती है कौन सी? हमारी मथुरा मूर्तिकला शैली। इसकी बात करें तो ये पूरी तरह से स्वदेशी शैली, इंडिजिनस शैली है, जिसका विकास क्या, भारतीय परंपराओं के साथ हुआ है। इसका विकास क्या, हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार हुआ है। विशेषताओं की बात करें हमारी मथुरा मूर्तिकला शैली की,
तो पहली विशेषता आती है आध्यात्मिक केंद्र की। आध्यात्मिक केंद्र की बात करें, जहां हमारी गांधार शैली बुद्ध के शारीरिक सौंदर्य पर केंद्रित थी, वहीं हमारी मथुरा शैली बुद्ध के तेज और आध्यात्मिक शांति को दिखाने पे केंद्रित थी। जो मथुरा शैली थी, यही थी क्या थी हमारी, बुद्ध के तेज और आध्यात्मिक शांति इनको दिखाती थी। लोक कला के विकास की बात करें, यद्यपि राजाओं के द्वारा हमारे जो मथुरा शैली थी इसको संरक्षण था, लेकिन इसकी जड़ें हमारे लोक कला जैसे हमारे यक्ष यक्षिणी पूजा में भी देखने को मिलती है। धर्मनिरपेक्ष धार्मिक की बात करें तो मथुरा शैली में पहली बार, क्या मथुरा शैली में पहली बार बुद्ध की मानव रूपी मूर्तियां बनी। साथ ही क्या हमारे हिंदू देव देवताओं जैसे हमारे विष्णु, शिव, कार्तिकेय और जैन तीर्थंकर, इनकी भी मूर्तियां काफी ज्यादा संख्या में बनी थी। बुद्ध की तो बनी थी, लेकिन हिंदू देव देवताओं और जैन तीर्थंकरों, इनकी भी मूर्तियां काफी सारी बनी थी, जैसे हमारे विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इनकी मूर्तियां भी बनी थी। कान के छिद्र की बात करें तो मथुरा शैली में बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए। मथुरा शैली में क्या हमारे बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए, जो हमारे त्याग और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। किसका? लंबे कान, क्या लंबे कान और कान में छेद क्या बताता है? त्याग और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। आभा मंडल की बात करें उनके, तो मथुरा शैली में हेलो की बात करें तो मथुरा शैली में बुद्ध के पीछे, सिर के पीछे एक बड़ा और अलंकृत आभा मंडल या प्रभा मंडल बनाया गया है, जो उनके दिव्यता को दिखाता है। तो मथुरा शैली के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो हमारे मथुरा यूपी जिले में, सारनाथ वाराणसी में और सांची रायसेन जिला एमपी में। तो दो तो हमारे यूपी में और एक एमपी में। चित्र में आप मथुरा शैली की जो मूर्तियां उनको देख सकते हैं, बैठी अवस्था में है ये, और हमारे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अमरावती शैली की बात करें, तीसरी अमरावती मूर्तिकला शैली की बात करें तो यह शैली मुख्य रूप से कृष्णा और गोदावरी नदी के घाटियों में फली फूली थी, इसलिए इसे वेगी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेगी शैली भी कहते हैं। इस शैली की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है इसकी गतिशीलता, नैरेटिव आर्ट की बात करें तो अमरावती शैली की सबसे बड़ी विशेषता कथात्मकता है। अमरावती शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कथात्मकता है। यहाँ केवल मूर्ति नहीं बनाई गई, बल्कि क्या है, मूर्तियों के माध्यम से बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जैसे जातक कथाएं, उनको भी उकेरा गया। केवल मूर्तियां नहीं है, उनकी कहानियों के बारे में मूर्तियों के माध्यम से बताया गया है। सफेद संगमरमर की बात करें तो इसमें चूना पत्थर मतलब व्हाइट मार्बल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, जिससे हमारी मूर्तियों में एक विशेष चमक और कोमलता आ जाती है। त्रिभंग मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मूर्तियों में घोड़ों को 3 मोड़ों मतलब त्रिभंग मुद्रा में दिखाया गया है। क्या है? यहाँ की मूर्तियों में शरीर को क्या है, 3 मोड़ों मतलब त्रिभंग मुद्रा में दिखाया गया है, जो इससे क्या है, बहुत जीवंत और गतिशील बनाता है। बात करें धार्मिक प्रभाव की तो इसमें हमारे राजाओं, दरबारियों और आम नागरिकों का भी सुंदर चित्रण या अंकन मिलता है। इसमें हमारे राजाओं, दरबारियों और आम नागरिकों का भी सुंदर अंकन मिलता है, जो हमारे उस समय के सामाजिक जीवन को दिखाता है। स्तूप अलंकरण की बात करें तो इस शैली में सांची और अमरावती के स्तूपों को अलंकृत करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो हमारे अमरावती, नागार्जुन कोंडा और घंटसाल, 3 केंद्र थे हमारे। कौन-कौन से? अमरावती, नागार्जुन कोंडा और घंटसाल। ये चित्र में आप अमरावती शैली की जो मूर्ति कला है उसको देख सकते हैं, सफेद ना मार्बल में बने हुए। अब तीनों शैलियों की बात करें, इनके तीनों की तुलनात्मक अध्ययन करके देखें, जैसे हमारे गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली थी। इनकी प्रकृति की बात करें तो गांधार शैली हमारी ग्रीको रोमन थी, मतलब विदेशी शैली, और दोनों के दोनों अमरावती और मथुरा हमारी स्वदेशी थी। सामग्री की बात करें तो गांधार शैली में हमारे भूरे बलुआ पत्थर, ये स्टूको का प्रयोग था। मथुरा में हमारे चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का, अमरावती में हमारे सफेद संगमरमर का प्रयोग था। विषय की बात करें तो किस विषय पर मूर्तियां बनती थी? तो गांधार शैली में केवल बौद्ध धर्म की, मथुरा शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू की, अमरावती शैली में बौद्ध जो भी जातक कथाएं, कहानियों पर आधारित मूर्तियां थी। बुद्ध की छवि की बात करें तो गांधार शैली में बलिष्ठता, अपोलो, यूनानी अपोलो था। मथुरा शैली की बात करें तो इसमें क्या साधुवत थे, मतलब आध्यात्मिक मूर्तियां बनती थी, और अमरावती शैली में कथात्मक और गतिशील मूर्तियां बनती थी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने आज प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मौर्योत्तर काल, और उसकी हमारी कला और संस्कृति के बारे में काफी कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।